Hello students, welcome back. In the last lecture we were discussing about electrolysis और हमने ये पढ़ा था कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल NaCl जो है इसको जब मॉल्टन स्टेट में लेते हैं तो मॉल्टन स्टेट में इसके आयंस जो हैं वो फ्री हो जाते हैं और जब इस मॉल्टन स्टेट में से आप करंट पास करवाते हो तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक कैथोड होती है एक एनोड होती है। तो कैथोड पे तो रिडक्शन होता है तो यहाँ पर कैटायन जाके रिड्यूस हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। एनोड जो है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ये प्राइमरी चेंज आया और प्राइमरी चेंज के बाद में सेकेंडरी चेंज, तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है एनोड पे। तो ये पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। अब देखो बच्चों क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था माइकल फैराडे। ईयर था 1833। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इसको स्टडी किया। ही स्टडीड अबाउट relation between amount of substance liberated या फिर deposited at electrode and the electric current passed through the solution. और इस स्टडी के बेसिस पे इन्होंने दो लॉज जो हम प्रपोज किए। ही प्रपोज्ड टू लॉज ऑन बेसिस ऑफ इट। तो आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी करवा रहे थे तो इनको बोला जाता है दीज आर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन्होंने दो लॉ प्रपोज किए थे तो इनको बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ से। फैराडेज फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है या इसकी स्टेटमेंट क्या है? तो देखो बच्चों यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या फिर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional to the amount of electric current passed through the solution। तो अगर हम amount of सब्सटेंस को W से रिप्रेजेंट करें तो इसका ये मतलब हुआ W is directly proportional to Q where W is the weight of substance liberated या फिर कह लो deposited at electrode and Q is the charge passed through the solution। तो ये मतलब है W और Q का यहां पर। अब इस इक्वेशन में हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर लगाते तो ये इक्वेशन चेंज हो जाती है। W is equal to Z into Q where
Z जो है इसको हम कह सकते हैं दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब एक बार एक क्वेश्चन आया, शॉर्ट आंसर टाइप था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब Z के बारे में पूछा है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो बच्चों, इसी इक्वेशन से हम डेफिनेशन लिखते हैं, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू T, ये रिलेशन होती है फिजिक्स में। तो ये रिलेशन अगर मैं यहां पर लिख दूं तो Z इंटू I इंटू T, ये आ जाएगी रिलेशन। अब यहां से देखो, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो W किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 एम्पियर करंट पास करवा रहे हो किसी सॉल्यूशन में से और 1 सेकंड के लिए पास करवाते हो, तो जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहां पर ऐसे लिखते हैं, सिंस Q इज इक्वल टू I इंटू T, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, hence W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, ये सेकंड इक्वेशन होगी फैराडेज फर्स्ट लॉ की। अब यहां पर लिख लो, इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड through the solution for 1 second, then the amount of substance deposited या फिर liberated at electrode is called electrochemical equivalent। तो यहां हम लिख देंगे W इज इक्वल टू Z इंटू 1 इंटू 1, तो W इज इक्वल टू Z। ये डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट Z। Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। ये फॉर्मूला है Z को कैलकुलेट करने का। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आपको इस डेफिनेशन में ये याद रखना है कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास किया गया था। तो देखो बच्चों, अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करवाया जाता है तो चार्ज कितना पास होता है उस टाइम पर, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज की बात हो रही है। 1 कूलम चार्ज जब पास होगा किसी सॉल्यूशन में से तब कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो मैं करंट को चार्ज में कन्वर्ट कर सकता हूं इस तरीके से। अब देखो, मैंने एक इक्वेशन लिखी, मान लो हमने इलेक्ट्रोलाइट दिया CuCl2 और हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इसके अंदर से करंट पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैथोड के ऊपर कॉपर जमा हो जाएगा और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस रिलीज होगी।
तो यहाँ पर कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा कैथोड के ऊपर और डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड के ऊपर जो है वो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, Cl2 गैस। अब मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। तो देखो यहां पर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कॉपर का एक आयन जो है, एक आयन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और जब 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कॉपर का एटम बन जाता है। ठीक है, आप लोगों ने मोल कंसेप्ट पढ़ा था। कॉपर के अगर Na नंबर ऑफ एटम्स हो, इस कॉपर के अगर हम ये मान लें कि Na नंबर ऑफ एटम्स हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल कॉपर हो गया। तो 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 into Na, इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और 1 मोल कॉपर का वजन कितना होता है, 1 मोल कॉपर का वजन होता है 63.5 ग्राम। इसका ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो इसका वजन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने लगे, 2 into 6.022 into 10 की पावर 23, ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो इतना कूलम जब चार्ज पास होगा तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, 63.5 ग्राम। ये मतलब हुआ इस इक्वेशन का। ये जो नंबर है इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 96500 कूलम 1 फैराडे। चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो ये है हो गया चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। तो 2 मोल लग रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम कितना कॉपर देगा, 63.5 ग्राम। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि 1 कूलम चार्ज जब पास होगा तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो इतना कूलम हमें इतना कॉपर दे रहा है, तो 1 कूलम कितना कॉपर देगा हमें, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 into 96500। अब देखो ये चीज क्या बन गई, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। तो 1 कूलम जब चार्ज पास करवाओगे इस सॉल्यूशन में से तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप किसी भी मेटल का निकाल सकते हो ऐसे। और एग्जांपल लेते हैं एक और। सपोज मुझे एल्यूमिनियम जो है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो मैं AlCl3 था मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट, हमने इसको मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद इसके आयंस जो है वो फ्री हो गए, ये मॉल्टन स्टेट है। इसमें से हम करंट पास करवा रहे हैं और करंट पास करवा रहे हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड थी। कैथोड पे रिलीज होता है एल्यूमिनियम, रिड्यूस हो जाता है ये। अब मेरे से सवाल पूछा गया, ये बताओ कितना एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होगा जब हम 1 एम्पियर करंट पास कराएंगे 1 सेकंड के लिए, मतलब 1 कूलम चार्ज पास होगा तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो Z की वैल्यू पूछी जा रही है मुझसे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये इक्वेशन लिखेंगे कि एल्यूमिनियम जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रिड्यूस होने के लिए। तो अगर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम का चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स के कंज्यूम होंगे तब मिलेगा 1 मोल एल्यूमिनियम। 1 मोल एल्यूमिनियम का वजन कितना होता है, 27 ग्राम। ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है जब 3 मोल का मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में से पास होते हैं। और इनका चार्ज कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो चार्ज कैरीड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया चार्ज। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 1 फैराडे के बराबर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम जब चार्ज पास होता है सॉल्यूशन में से तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। तो 1 कूलम जब पास होगा तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, 27/3 into 96500। तो ये क्या आ गया, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500।
तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था पहले भी, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरीके से हम Z की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी केस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा Z की वैल्यू कैसे निकालनी है। Z की वैल्यू में डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। और इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस जो भी इलेक्ट्रोड पे रिलीज होगा डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी इनटू 96500। ये Z की वैल्यू निकालने के दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। तो अब हमें ये इक्वेशन Z इंटू I इंटू T इसको अप्लाई करना है और कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड। देखो बच्चों क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट की, इसमें से इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स by passing 1.5 एम्पियर करंट, 1.5 एम्पियर करंट पास करा रहे हैं 10 मिनट के लिए। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कितना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा इस 10 मिनट में। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट की, 2 इलेक्ट्रोड लगाई हमने, करंट पास कराया, तो इसमें जो कैथोड होगी जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पर क्या होगा, कॉपर आके जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट में Cu2+ और SO4 ये 2 आयंस होते हैं। तो कैथोड पे कॉपर जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। तो कॉपर कैसे डिपॉजिट होता है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इट चेंजेस इनटू Cu सॉलिड। तो इस तरीके से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि जब इतना करंट हम इतने टाइम के लिए पास कराएंगे तो ये बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था W = Z × I × T। अब देखो करंट तो दे रखा है एम्पियर में, ये वैल्यू तो हम एज इट इज यूज कर लेंगे, लेकिन टाइम यहां मिनट में दे रखा है, तो पहले हम इस टाइम को जो है वो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। I की वैल्यू है 1.5 एम्पियर, टाइम हो गया 10 मिनट, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 × 60 सेकेंड, तो ये आ गया 600 सेकेंड। अब Z की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी इंटू 96500 कूलम मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में और W की वैल्यू निकाल लो क्या है। तो देखो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5, वैलेंसी कितनी है कॉपर की सॉल्यूशन में 2, 96500, करंट कितना दे रखा था 1.5 और कितने टाइम के लिए पास किया 600 सेकेंड्स के लिए। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 0.296 ग्राम। तो ये आ गया वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट दिस इलेक्ट्रोड। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ये, हम एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट की, तो द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें से इतना करंट पास करवा रहे हैं 0.75 एम्पियर और इतने टाइम के लिए पास करवा रहे हैं। तो ये करंट जब हमने इतने टाइम के लिए पास कराया तो इतना कॉपर डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। अब हमसे ये पूछा जा रहा है ये बताओ कॉपर का एटॉमिक मास क्या है। तो हम फैराडेज फर्स्ट लॉ ही अप्लाई करेंगे, W = Z × I × T। अभी आपको बताया था
मिनट में अगर दे रखा है टाइम तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो यहां पर W इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देते हैं एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी इंटू 96500 I इंटू टी। एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। वैलेंसी कॉपर सल्फेट जब दिया इसने तो यहां से आप समझ सकते हो Cu2 प्लस और SO42 माइनस, तो कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो इसको हम x मान लेते हैं एटॉमिक वेट को डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 कूलम। वेट यहां पर दे रखा है 0.369 ग्राम, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। W इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। करंट पास कराया था 0.75 एम्पियर, टाइम है 25 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड और W की वैल्यू दे रखी है 0.369। तो यहां से जो है वो हम x कैलकुलेट कर लेंगे। जब यहां पर x कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 63.3। तो ये आ गया एटॉमिक वेट। तो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट है। दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। तो इस तरीके से आप फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है इसको अप्लाई करके और ये बता सकते हो कि कितना वेट डिपॉजिट होगा किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ, सबसे पहले दिया 1 मोल ऑफ Al3 plus 2Al, second 1 mole of Cu2 plus से Cu, third 1 mole of MnO4 minus से Mn। चार्ज बताना है इस क्वेश्चन में, कितना चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड होगा अगर 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ का रिडक्शन करवाया जाए एल्यूमिनियम बनाने के लिए। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं। Al3+ है, इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इस पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर दिए जाए तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो एक आयन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक आयन जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस एक आयन को हम इतने सारे आयंस कर दें, मतलब इसका 1 मोल अगर कर दिया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। इसने हमसे पूछा चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो अभी आपको बताया था ये वैल्यू किसके बराबर आती है 1 फैराडे के बराबर। तो इतना कूलम चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड होगा 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को रिड्यूस करने के लिए। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आंसर 289,500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Al3+ आयन इनटू एल्यूमिनियम। अब ऐसे ही आप सेकंड जो है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉपर से ये हो गया फर्स्ट, Cu2+ है, इससे कॉपर जो है वो बनाना है, तो इसका रिडक्शन कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इतने सारे आयंस हो जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 6.022 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ये किसके बराबर है फैराडे, 1 फैराडे के बराबर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500। तो इतना कूलम चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड होगा इस 1 मोल कॉपर 2+ आयन को रिड्यूस कराने के लिए। तीसरा देखो MnO4- आयन से क्या करना है Mn बनाना है।
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मैंगनीज की, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +7 आएगी। तो Mn+7 दे रखा है मतलब इसमें, तो इसके हमें 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पड़ेंगे रिड्यूस कराने के लिए। तो फिर से वही बात, एक आयन को रिड्यूस कराने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल आयन अगर है हमारे पास तो उसको रिड्यूस कराने के लिए कितने चाहिए? 7 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। और 7 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाता है? 96500 कूलम। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब देखो हम पढ़ते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। क्या स्टेटमेंट की फैराडेज सेकंड लॉ की? फैराडेज सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, ये लॉ कहता है कि अगर हम दो सॉल्यूशंस को, दो अलग अलग सॉल्यूशंस को सीरीज में जोड़ दें, दो अलग अलग सॉल्यूशंस को हमने सीरीज में जोड़ दिया इस तरीके से, ये सॉल्यूशन अलग इलेक्ट्रोलाइट की है और ये सॉल्यूशन जो है वो अलग इलेक्ट्रोलाइट की है। तो मान लो ये NaCl की है और ये कॉपर सल्फेट की है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर इस कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होगा और इस सेटअप के अंदर इस कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। तो कितना सोडियम डिपॉजिट होगा और कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करता है इनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। ये कहता है फैराडेज सेकंड लॉ। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट electrolytic solution connected in series, then weight of substance deposited या फिर liberated at the two cathodes depends on their equivalent weight। तो जब आप दो अलग अलग सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर देते हो सीरीज में, तो इनका जो वेट डिपॉजिट होगा इन दो अलग अलग कैथोड्स के ऊपर, वो किस पे डिपेंड करेगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? अब देखो, आपने फर्स्ट लॉ जो था उसी का यूज करेंगे हम इसकी इक्वेशन बनाने के लिए। इसकी इक्वेशन हो गई वेट ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस सेकंड, इट इज इक्वल टू equivalent weight of substance first divided by equivalent weight of substance second। ये इक्वेशन है फैराडेज सेकंड लॉ की। कितना वेट डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट पे। तो देखो फर्स्ट लॉ में हमने क्या लिखा था? W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। तो हम ये मान लेते हैं ये हमारा जो पहले वाला सेल है, जो पहले वाली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाई थी, ये इसकी बात हो रही है। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। और जो दूसरी सॉल्यूशन है इसमें कैथोड पे कितना वेट डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है इसमें से कितना करंट पास हुआ। तो W2 इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। इनको डिवाइड कर दो, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। सीरीज में क्या होता है? करंट रिमेन्स सेम
आई की वैल्यू सेम रहेगी जो इन दोनों सॉल्यूशंस में से पास हो रही होगी। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि इन दोनों को सीरीज में इकट्ठा जोड़ रखा है तो अगर मैं किसी एक सॉल्यूशन में से करंट को बंद कर देता हूं तो दूसरे में से भी करंट बंद हो जाएगा। इसका मतलब टाइम इज आल्सो सेम, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बच गया हमारे पास, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन फर्स्ट सेल एंड वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन सेकंड सेल। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, Z पे, और Z को हम क्या लिख रहे थे अभी, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 96500। ये वैल्यू आ गई इस Z की, इसको Z1 लिख लो, इसको Z2 लिख लो, और नीचे वाले की क्या वैल्यू हो जाएगी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस सेकंड डिवाइडेड बाय 96500। ये कैंसिल हो गया और यही फॉर्मूला आ गया जो फैराडेज सेकंड लॉ का था। तो इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं है और आप दो चीजों को एक साथ रिड्यूस कराना चाहते हैं तो आप उन दोनों चीजों को सीरीज में कनेक्ट कर दो, सेम करंट पास होता रहेगा और दोनों चीजें इकट्ठी रिड्यूस होती जाएंगी। तो ऐसे केस में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितना वेट डिपॉजिट होगा किस सेल में, तो वो डिपेंड करेगा उन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। तो ये था फैराडेज सेकंड लॉ। अब इसके ऊपर जो है वो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं कुछ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हमें, इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि हमारे पास दो सेल्स हैं और इन दोनों सेल्स में हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्यूशन जो है उनको कनेक्ट कर रखा है सीरीज में। तो ये पहला सेल मान लिया और इस सेल के अंदर जो है वो XNO3 होल्ड थ्राइस, ये सॉल्यूशन ली गई। दूसरा कंटेनर ले लिया, इसके अंदर दूसरी सॉल्यूशन ली गई YNO3 होल्ड ट्वाइस की, और इनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अब ये कह रहा है कि एटॉमिक मास X का और Y का जो है वो 1:2 रेशियो में है, और हमें ये बताना है किस रेशियो में मास लिबरेट होगा X और Y का। तो देखो XNO3 होल थ्राइस, इस फॉर्मूले को जब हम ब्रेक करते हैं तो X3 प्लस और NO3 माइनस ये बनेगा। तो X जो है इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ही YNO3 होल ट्वाइस, इसको जब ब्रेक करोगे तो Y2 प्लस और NO3 माइनस 1, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, 2 पॉजिटिव। तो आपको जब ये फॉर्मूले बताए जा रहे हैं तो आपको इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि वैलेंसी कितनी है X की और Y की। X और Y की वैलेंसी बताई गई है इन फॉर्मूले का यूज करके। तो ये तो हमें पहली बात पता चल गई फॉर्मूले से। अब दूसरी बात इसमें दे रखी है कि एटॉमिक मास X अपॉन एटॉमिक मास Y जो है वो कितना है, 1/2 है। दूसरी बात ये दे रखी है, और अब हमसे ये पूछ रहा है ये बताओ किस रेशियो में इनका मास लिबरेट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अप्लाई करते हैं सीधा फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ क्या था, वेट ऑफ सब्सटेंस X डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस Y इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ X डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Y। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक वेट ऑफ X डिवाइडेड बाय वैलेंसी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Y क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ Y डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ X डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ X इनटू, ये ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ Y डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ Y। X का एटॉमिक वेट किस रेशियो में है, 1:2। तो X अपॉन Y, इसको आप लिख लो एटॉमिक वेट ऑफ X अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ Y। इसकी वैल्यू दे रखी 1:2। तो यहां से आपका, और वैलेंसी ऑफ Y अपॉन वैलेंसी ऑफ X, Y की वैलेंसी कितनी है 2, X की कितनी है 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3। तो वेट ऑफ X अपॉन वेट ऑफ Y क्या आ जाएगा, ये आ गया 1:3 रेशियो में। तो ये आ गया हमारा आंसर ऑन द बेसिस ऑफ
फैराडेज सेकंड लॉ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 के अंदर जो है वो पूछा गया है। देखो क्वेश्चन, calculate the mass of silver deposited, calculate Ag deposited at cathode when 2 ampere current is passed, 2 ampere current passed through AgNO3 solution for 15 minutes। तो फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है ये न्यूमेरिकल। आप इसको सॉल्व कर लेंगे ये फॉर्मूला यूज करके। आई की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, जेड जो है वो निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 108। इस फॉर्मूले में वैलेंसी कितनी है सिल्वर की? 1,96500, 2 एम्पियर, 15 × 60 सेकेंड। तो यहां पर आ जाएगी W की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा अराउंड 2.014 ग्राम। 2.014 ग्राम। तो ये हो गया क्वेश्चन, बोर्ड के पेपर में आ चुका है। एक और क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही देख लो। How many moles of mercury will be produced by electrolyzing 1 molar HgNO3 solution? क्वेश्चन आया, how many moles of Ag, how many moles of, ये क्वेश्चन था how many moles of Hg will be produced by electrolyzing 1 molar HgNO3 whole twice solution with a current of 2 ampere for 3 hours। 3 घंटे के लिए करंट पास कराया। तो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू जो है वो बिना किसी यूज के दी गई कंफ्यूज करने के लिए। आपको फर्स्ट लॉ ही अप्लाई करना है, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। अब इसने यहां पर देखो बच्चों वेट नहीं पूछा हमसे, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो कोई बात नहीं, आप पहले वेट कैलकुलेट कर लो, वेट का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे लास्ट में। तो वेट ऑफ मर्करी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय वैलेंसी into 96500 into I into T। मरकरी का एटॉमिक वेट होता है 200। वैलेंसी कितनी है यहाँ पर? इस फॉर्मूले को ब्रेक करोगे तो वैलेंसी पता चलती है 2। 96500, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, टाइम दे रखा है आवर्स में, तो पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे फिर सेकंड में। तो यहाँ पर जो है वो वेट आ जाएगा इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तब। और हमें लास्ट में क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जब निकालोगे तो जो भी वेट आया है इसको डिवाइड कर देना 200 से, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है दैट इज 0.112 मोल्स ऑफ मर्करी। तो ये हो गए हमारे फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। आज आपको असाइनमेंट में इन्हीं के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, आप उनको प्रैक्टिस करना।